तारीख 24 फरवरी 2022, जब यूक्रेन के हर गली में हमें वॉर सायरन की आवाज सुनाई देती है। लगभग दोनों ही साइड के 2-2 लाख सैनिक मारे जाते हैं। तो आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले रशिया यूक्रेन वॉर की हिस्ट्री के बारे में। अगर हम यूक्रेन की जियोग्राफी को जरा ध्यान से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि यूक्रेन को नीपर नदी 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। 22 फरवरी 2014 जब रशिया यूक्रेन के वॉर की शुरुआत होती है। पर 2014 से पहले क्या यूक्रेनियन शांतिमय जीवन बिता रहे थे क्या? तो नहीं। अगर हम इतिहास के पन्नों को जरा ध्यान से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि यूक्रेन को ये कई सौ सेंचुरी से झेलना पड़ रहा है। 13वीं सेंचुरी में मंगोल के वॉरियर ने कीव पर हमला कर पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर लिया और 16वीं सेंचुरी के आते आते पोलैंड और लिथुआनिया ने भी यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से पर जीत हासिल कर ली। तो रशिया को लगा कि बाहर के लोग आके यूक्रेन पर कब्जा कर रहे, तो हम पीछे क्यों रहे। रशिया ने ईस्ट यूक्रेन पर हमला किया और 1654 से 1667 तक ये युद्ध चला और इस युद्ध का नतीजा यही निकला कि रशिया ने ईस्ट यूक्रेन पर कब्जा किया। पर रशिया यहीं पर शांत बैठने वालों में से नहीं था। जो हिस्सा अब तक पोलैंड और लिथुआनिया के पास था, रशिया ने उस पर भी जीत हासिल करनी चाहिए और हुआ वही। सत्ता के इस खेल में कैथरीन द ग्रेट की लीडरशिप में लगभग 100 साल के इंतजार के बाद 1792 में रशिया ने वेस्टर्न यूक्रेन पर भी अटैक कर दिया और वेस्टर्न यूक्रेन भी रशिया के अंडर आ चुका था। मतलब कि 19वीं सेंचुरी के आते आते संपूर्ण यूक्रेन पर रशिया का कब्जा था। 1918 में यूक्रेन ने खुद को आज़ाद समझ लिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि आरएसएफएसआर के लीडर व्लादिमीर एलिच ने दिसंबर 1992 को एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस कॉन्फ्रेंस का नतीजा यही निकला कि एक सबसे बड़ा अलायंस तैयार हुआ और इस अलायंस का यही नतीजा कि दिसंबर 1992 को दुनिया का सबसे बड़ा देश यूएसएसआर बना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रिपब्लिक। जनवरी 1924 में लेनिन की मौत हो जाती है और अगली कमान आती है जोसेफ स्टालिन के हाथ में। सबसे बड़ी बात जो यूक्रेन को आज भी भुगतनी पड़ रही है, जो स्टालिन ने की। स्टालिन ने उस समय बड़ी होशियारी से और दूरदृष्टि से नीपर नदी के किनारे पर रशियन लोगों को बसाया था। न इन रशियन लोगों को यूक्रेनियन कल्चर के बारे में कुछ पता था, न इन्हें यूक्रेनियन लैंग्वेज आती थी और यही लोग आगे जाके रशियन सपोर्टर बने और प्रो रशियन बने और रशिया में शामिल होने की बात करने लगे। देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा देश यूएसएसआर 15 छोटे देश में टूट जाता है। पर मेन कहानी की शुरुआत तो अब होती है जब साल 2000 में एंट्री होती है व्लादिमीर पुतिन की। व्लादिमीर पुतिन एक नेशनलिस्ट एंड शार्प डिसीजन मेकर माने जाते हैं और पुतिन सत्ता में आते ही पुतिन को डर था कि यूक्रेन कहीं ईयू ना ज्वाइन कर ले और नाटो में शामिल ना हो जाए और पुतिन के डर की वजह थी ऑरेंज रिवॉल्यूशन। अगर हम ऑरेंज रिवॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो मतलब कि जब यूक्रेन यूएसएसआर से अलग होता है, 1991 से चली आने वाली सरकार यूक्रेन में बदलाव लाने में नाकामयाब होती है। इसीलिए यूक्रेनियन यूथ चाहता था कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर ले और नाटो में शामिल हो जाए और 2004 में जो इलेक्शन होते हैं उसमें विक्टर यानुकोविच को राष्ट्रपति बनाते हैं। 2010 में यूक्रेन में चुनाव होते हैं और इस चुनाव में प्रो रशियन माने जाने वाले विक्टर यानुकोविच राष्ट्रपति बनते हैं और 2010 से लेकर 2014 तक विक्टर यानुकोविच राष्ट्रपति रहते हैं। विक्टर यानुकोविच को इसीलिए प्रो रशियन माना जाता था कि वो डॉनबास के पहले मेयर थे और डॉनबास को प्रो रशियन एरिया माना जाता था। पर रशिया के दबाव में आके विक्टर यानुकोविच ने ईयू के साथ होने वाले एसोसिएशन एग्रीमेंट पर साइन नहीं। पर ऐसा होते ही यूक्रेन की कैपिटल कीव सिटी पर लोग प्रदर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। लोगों की एक ही मांग थी कि यूक्रेन को ईयू में शामिल हो जाना चाहिए और प्रदर्शनकारी एक ही नारा दे रहे थे, वी आर यूक्रेनियंस, वी आर यूरोपियंस एंड यूक्रेन दैट इज ईयू। और इसके बाद विक्टर यानुकोविच को राष्ट्रपति पद से हटा दिया क्योंकि 2014 के बाद गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत से प्रोटेस्ट हो रहे थे और आखिर 2014 में क्रीमिया पर हमला कर रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि नाटो के किसी भी सदस्य पर हमला सीधा नाटो पर हमला समझा जाएगा और इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जा सकती है।
इसीलिए यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था। डीमिलिटराइजेशन का नाम देकर वॉर स्टार्ट किया, क्योंकि 2021 में तनाव बहुत बढ़ चुका था। एक तरफ यूक्रेन मानने के लिए तैयार नहीं था और दूसरी तरफ रशिया अपनी आर्मी क्रीमिया पर बढ़ा रहा था। हर 5 मिनट के बाद वॉर सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। 24 फरवरी के इस वॉर ने धीरे धीरे पूरे यूक्रेन पर धावा बोल दिया और रशिया ने इस सिचुएशन का फायदा लेते हुए लीव पर भी अटैक कर दिया था। तो आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।